हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस में। आज की क्लास यूपीटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए होने वाली है और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक मैंने आज के लिए आपके लिए चुना है वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक जो है आपके लिए जितना भी सीक्वेंस सीरीज का पोर्शन है, जहाँ जितने प्रोग्रेशंस आपको पढ़ने जैसे कि एपी, एचपी और जीपी, उसमें से लिया गया है। आज सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी या फिर कहा जाए समानांतर श्रेणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करी है जो कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए लायक बनाएगा जो कि आपको एग्जाम में करने को मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन जो करने का तरीका एक कॉन्सेप्ट वाइज और एक क्वेश्चन करने का तरीका जहां पर हम उसको ट्रिक के थ्रू बहुत थोड़े से स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा काम की बात पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास, एक एपी है, उसकी जो mth टर्म है वो 1/n है और उसी एपी की जो nth टर्म है वो 1/n है। तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उस एपी की अगर हमें mnth टर्म निकालनी हो तो क्या होगी। अगर इसी को हम हिंदी में कहें तो एक समानांतर श्रेणी है जिसकी जो mth टर्म है उसका मान 1/n है और जो nth टर्म है उसका मान 1/m है। तो उसी समानांतर श्रेणी की जो mnth पद होगा उसका मान कितना होगा। अब यहाँ पहले अगर बात करें, क्योंकि आप लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आपको हमेशा एक छोटी सी ट्रिक मिल जाए जिसके लिए आप क्वेश्चन को यूं करके सॉल्व कर दें। तो अगर सबसे पहले हम इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक की ही बात करें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, तो अगर आपके सामने कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर क्या लिखा हुआ है, आप जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ए एम है यानी कि mth टर्म यानी कि mवा पद, उसका जो मान है उसकी वैल्यू है 1/n और दूसरी चीज क्या दी हुई है, जो nवा पद है वो है 1/m। क्या नोटिस करना है यहां पर? नोटिस आपको ये करना है, एक बार जरा दूसरे कलर से लेके चलते हैं, आपको यहां पे नोटिस ये करना है कि यहां पर अगर m लिखा है तो यहां पर n लिखा है और अगर यहां पे n लिखा है तो यहां पर m लिखा है, यानी कि ऑल्टरनेट हो रहा है, यानी कि चीजें जो है अपना स्थान बदल रही हैं। m के बदले n है, n के बदले m है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग आंखें बंद करके एक बहुत आसान सा काम कर सकते हैं और वो ये है कि इसके m n पद का मान सीधा 1 होगा। ध्यान रहिए कब करना है, जब ये चीजें एक दूसरे को ऑल्टरनेट कर रही हो, यानी कि एक दूसरे का स्थान बदलवा रही हो। जहां पर m है वहां पे n, जहां पे n है वहां पर m। ठीक है, तो इसका आंसर आप सीधे यहां पे क्या लगा सकते हैं, इसका आंसर है 1। बस हो गया। क्वेश्चन को देखते कैसे आप 10 सेकंड में इसको पहचान कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन किसी और तरीके से आए, जैसे कि मैं अगर कह दूं कि आपके पास में A5 यानी जो 5वां पद है वो 1/7 है और जो 7वां पद है वो 1/5 है, आप यहाँ पे फिर से नोटिस कर सकते हैं ये चीजें क्या कर रही हैं, ये चीजें अपना स्थान एक दूसरे से बदल रही हैं। 5 के बदले 7, 7 के बदले 5। तो अगर हम देखें यहां पर तो a 7 × 5 यानी कि a 35वां निकालने को कोई कहेगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ये है इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन में अगर हम और ज्यादा जानना चाहते हैं, अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें अगर यहाँ पर mth पद है वो 1/n है, जो nth पद है वो 1/m है, तो उसका mn पद कितना है। कल को अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, ये चीज यहाँ से हटा दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसके a का मान क्या होगा या d का मान क्या होगा। a क्या होता है बेटा, a होता है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, और d क्या होता है, सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस। अगर कोई आपसे यहीं पर यही पूछ ले तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये चीजें मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करवाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जरा इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ये चीजें यहां से मैं मिटा देता हूं और अब इसे एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है। और जिसमें कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप किसी भी एक जब एपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको उससे किस तरह से करना है, आपको क्या अप्रोच रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन जो मिलता है वो बिल्कुल न्यू मिल जाता है, आपको नहीं पता क्या करना है, तो फिर क्या अप्रोच रखी जाएगी। तो बेटा कहानी ये है, देखो
अगर हमारे सामने कोई भी एपी क्वेश्चन आता है जहां पर आपको एपी के दो पदों का मान ज्ञात है, दो पदों का मान आपको पता है, तो आपने करना क्या है, आपने उन दोनों पदों को लेना है और वहां से आपको दो चीजें निकाल के रखनी है। पहला आप निकालोगे प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और दूसरा आप निकालोगे सार्वधातर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर देखा जाए, मेरे को यहां पर दिया हुआ था, मुझे यहां पे दिया हुआ था कि जो mth यानी कि mवा पद है वो 1/n है। और अगर हम यहाँ पे mवे पद की बात करते हैं तो mवे पद को लिखा कैसे जाता है, लिखा जाता है a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें, सिर्फ थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं और यहां से जाएगा 1/n। इसी तरह से अगर हम nवे पद की बात करें जो कि आप फॉर्मूले में भी याद करते हो, तो वो होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, एंड ये इक्वल है 1/m के। अगर हम यहीं पे ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये nd माइनस डी बन जाता है जो कि 1/m होगा। करना क्या है आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर a और d यानी कि दो चीजों का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो है चीजों को एलिमिनेट करने का। जैसे कि हम देखें तो एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने इसको यहीं पर पुट कर दिया। और क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा भाई, देखो a कट जाएगा और ये माइनस डी कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा यहाँ पर आपके पास एक, आपके पास आएगा इधर एन डी माइनस एम डी, और दूसरा 1/m इज इक्वल टू 1/n। इसके बाद में क्या करा जाए, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, दोनों के पास d है, मैंने इसे कॉमन निकाला, n-m लिखा, इज इक्वल टू इधर मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास mn आ जाएगा, तो ये आ गया n-m, और आप यहाँ से n-m काट कर d की वैल्यू को 1/nm लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे d की वैल्यू nm मिल जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब इसके बाद आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम d की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, अब हम इस d की वैल्यू को निकाल ली है, इसलिए इसका यूज करके हम अब दोबारा से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम पुट करते हैं अपने इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे ही मैं इसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आप यहाँ पे देखिए। अगर मैं एक इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट करता हूं, a निकालना है मुझको, d की वैल्यू जो है वो mn है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m/mn, और यहाँ पर भी है 1/mn, और इक्वल टू में चल रहा है हमारे पास 1/n। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, m से m कट जाएगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूं तो ये है a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये 1/n इसे काट देता है तो a की वैल्यू सिर्फ 1/mn आ जाती है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी सी चीज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर d और a की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे इस क्वेश्चन में a या फिर d की वैल्यू, फिर दोनों की वैल्यू पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे, तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान जवाब है। m और a सॉरी d और a की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है, और क्या आती है, 1/mn आती है। बहुत आराम से याद रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से याद रहेगा। तो हमें यहां तक ये मालूम पड़ गया कि a और d की वैल्यू जो है वो 1/mn है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करें, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे निकालना है कि amn कितना है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा यहाँ पर mth टर्म की वैल्यू। तो फिर देखते हैं, उसके लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर अब यहां पर इसको रेज कर देते हैं। हाँ जी, चल अब अगर हम देखें तो मैं दो वैल्यूज ऑलरेडी निकाल चुका हूं। d की वैल्यू जो थी वो 1/mn आ गई थी, a की वैल्यू भी 1/mn आ गई थी। अब अगर हम यहाँ पर
ए एम एन फाइंड आउट करें तो मुझे मिलता है ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू में डी। आप यहाँ पर एम एन यानी कि 1/mn ए की वैल्यू और एम एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू वो भी 1/mn ही है। अगर पुट कर दें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो यहाँ 1 यहाँ पे एम एन माइनस वन और अगर 1 से 1 कैंसिल हो जाता है आपको मिलता है एम एन अपॉन में एम एन, जो भी कट के आपको सीधा एक आंसर देगा जो कि हम पहले ही टिक कर चुके हैं। तो फिर यहाँ पे यही चीज ध्यान रखने वाली आ गई आपके सामने कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर एमएट टर्म और एनएट टर्म की बात होती है और उनकी वैल्यू जो है वो ऑल्टरनेट टर्म में दे रखी है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं जहां पर आप चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हमें कुछ अलग ही काम करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इफ इन एन एपी mth term is n and nth term is m, then what will be the rth term। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कुछ पहले की तरह ही है, लेकिन वहां पर चीजों थी वो किस तरह से थी, वहां पर आपको अपॉन में दी हुई थी बट ऑल्टरनेट कर रही थी। यहां पर ऑल्टरनेट तो कर रही हैं बट अपॉन में नहीं दी हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। अब अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करा जाए तो फिर क्या दिया हुआ है, पहले जरा वो मैं लिख के दिखा देता हूं। आपको दिया हुआ है कि जो ए एम है वो n है, ठीक है, और जो ए एन है वो m है। आपको फाइंड करना है कि ए आर कितना होगा। तो बहुत आसान सा जवाब है, इसका जो आंसर है वो होगा n प्लस एम माइनस आर, यानी कि जो टर्म आपको दे रखी है उनको जोड़ना है और जो टर्म आपको निकालनी है उसे माइनस करना है और आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा ये सी बन जाए। बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, है ना। अब अगर इसी को हम प्रॉपरली करें तो यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा जल्दी करूंगा, ज्यादा बातें नहीं होंगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ए एम होता है ए प्लस एम माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। अगर हम यहीं पे ए एन की बात करते हैं तो वो होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। आपको ए एम की वैल्यू एन दी हुई थी, ए एन की वैल्यू एम दी हुई थी। अगर इनको भी यहीं पर हम माइनस कर देते हैं तो ए यहां से कैंसिल हो जाता है और डी यहां से कैंसिल होता है, तो आपके पास आता है डी एम माइनस डी एन इज इक्वल्स टू एन माइनस एम। डी की वैल्यू को अगर यहां से फिर से बिल्कुल पहले की तरह कॉमन निकाल लिया जाए तो m माइनस एन आता है, और लेकिन यहां पर n माइनस एम लिखा हुआ है। अब क्या करा जाए, तो मैंने ये किया कि भाई यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया और देखेंगे तो अब आपका न्यूमरेटर और वहां से इस तरफ भेजा हुआ डिनोमिनेटर सेम हो गया, आपको डी की वैल्यू मिली माइनस। ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू की हेल्प से हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है। इसके लिए मैं इसे यहां पुट करूंगा, तो फिर अब यहां पर ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी जो कि है वो n के इक्वल है। मुझे d की वैल्यू मिल गई है, इसलिए मैंने इसे यहां पर पुट किया और ये मैंने लिखा d की वैल्यू को -1 इज इक्वल्स टू n। तो फिर यहां से जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है मुझे मिलता है, इस प्लस को हटा देते हैं, माइनस एम प्लस वन इज इक्वल्स टू n। और बड़ी ही सुंदर सी बात आती है कि ये बन जाता है n प्लस एम माइनस वन। ये है ए की वैल्यू। अब इस हम दो चीजों को लेकर चलते हैं, एक तो डी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, एक मुझे ए की वैल्यू मिल चुकी है। इन दोनों को यूज करके मैं फाइंड आउट यहां पे करने जा रहा हूं क्या, आर एच टर्म यानी कि ए आर निकालने का मतलब होता है ए प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। सब कुछ यहां पुट करते हैं। ए की वैल्यू आई थी एन प्लस एम माइनस वन, प्लस लगाया, आर माइनस वन लिखा, डी की वैल्यू फिर से -1 में है। जैसे ही हम यहाँ पर जो इकलौता ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे तो माइनस आर आएगा, +1 आएगा और 1 जो है वो 1 को काट देगा, जिससे कि आपको आंसर मिलेगा n प्लस एम माइनस आर, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि हमने शुरुआत में आपको यहाँ पर लिखकर दिया। तो बेटा ये था आपका दूसरा सवाल।
ठीक है, जो कि था एक तरह से दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह से सॉल्व करके दिमाग में रखना है। क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना काफी है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक इतनी प्यारी है इसकी। एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कहूंगा ऐसा करो, सोच लो ये फिफ्थ टर्म है वो 7 है, और जो सेवेंथ टर्म है वो 5 है, तो बताओ कि ट्वेल्थ टर्म कितनी होगी। तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, यहीं पे कर देते हैं। 7 + 5 - 12, आंसर है 0। सिर्फ इतनी आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमें वहां से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। तो अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। जी, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q एंड द सम ऑफ q टर्म्स इज p। क्वेश्चन कुछ मेरे एक से ही चल रहे हैं। पहले मैं nth टर्म mth टर्म की बात कर रहा था, और अब तीसरे क्वेश्चन में मैं सम ऑफ द टर्म्स पे आ गया। ठीक है, यहां पर मैं सम ऑफ द टर्म्स पे आ गया हूं, यानी कि अब हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं SN का। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर हम किसी भी एपी के p टर्म्स को लेते हैं तो फिर उसका सम q आता है, और अगर q टर्म्स को लेते हैं तो उसका सम p आता है। तो बताइए उसकी p + q टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, मैं क्वेश्चन का से टिक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इस बार पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, बाद में आंसर नहीं। ठीक है, तो आप गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम यहां पे देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, फॉर्मूला हमारे पास बहुत आसान सा है इसका। p/2 ट्वाइस ऑफ a p - 1 × d। और यहीं पर अगर हम सम ऑफ q टर्म्स की बात करते हैं तो q/2 ट्वाइस ऑफ a q - 1 × d, ये है हमारे पास। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से फिर से वही काम करने वाला जो पहले करके आ रहा था, क्या a और d निकालूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो है q, और इसकी वैल्यू जो है वो है p। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े अगर हम यहां पर, तो क्या करते हैं, इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए पहले जरा इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पे माइनस कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, यहां पर इस 2 को इधर भेज देते हैं और p को ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या आता है जरा देखेंगे, 2ap प्लस p² d माइनस pd इज इक्वल टू 2q। बिल्कुल सेम अगर नीचे वाले के लिए करें, आपको सिर्फ कुछ चीजें रिप्लेस करनी है, तो ये हो जाएगा 2aq प्लस q² d माइनस qd इज इक्वल्स टू 2p। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगाया, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इधर कोई चीज कट तो नहीं रही है, तो फिर क्या करा जाए। ठीक है, देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर अगर माइनस करूंगा तो देखिए मैं 2a को कॉमन निकाल के p - q लिख सकता हूं। यहां पर देखा जाए तो d कॉमन निकलने के बाद में आपको p² - q² दे देगा। सिमिलरली यहां पर देखा जाए तो अगर मैं नेगेटिव d कॉमन निकाल लूं तो p - q आएगा। इधर भी 2 कॉमन निकालने के बाद q - p आएगा। अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं, इस तरफ से जो भी कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, अगर देखा जाए तो यहां पर हर जगह पे p - q और एक p - q यहां पर भी है। अब आप पूछोगे सर वो कैसे है, तो बेटा एक फॉर्मूला होता था हमारे पास में, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर p² - q² है, यानी कि अगर x² - y² है, तो उसको आप p + q और p - q लिख सकते हो। जिसका मतलब ये हुआ कि इसके पास p - q है, अगर वही p - q हम कॉमन निकाल के बाहर ले जाते हैं तो क्या बचता है, यहां बचता है 2a, यहां बचता है हमारे पास d विथ p + q, जो कि यहां पर ये बच गया।
और यहाँ पे एक माइनस डी आ जाता है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में यहाँ पे आपको मिलता है, अगर माइनस को कॉमन निकाल लिया जाए तो p माइनस क्यू। आप यहां से p माइनस क्यू और p माइनस क्यू काट सकते हैं। और अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात है। आप इन दो टर्म्स को देखिए, दोनों के पास d लिखा हुआ है। अगर यही d कॉमन निकाल कर बाहर लिख दिया जाए तो यहाँ बचता है p प्लस क्यू और यहाँ आता है -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -2। अब ये मैंने यहीं पर क्यों छोड़ दिया, इसका बड़ा ही प्यारा सा रीजन है, क्योंकि आपको आगे मिलने वाला है। क्योंकि मुझे ये नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी जगह बना लूं पहले मैं यहाँ पर, फिर इस क्वेश्चन को और आगे ले जाते हैं। हाँ जी, देखिए अब अगर मुझको सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा p प्लस क्यू अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस p प्लस क्यू -1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब हम क्या देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो यहां लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बदले सीधा -2 पुट कर सकते हैं। और आपके पास अब क्या बचता है वो देखिए, हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काट के आपको -1 दे देगा और आपका आंसर बनेगा -1 p प्लस क्यू। तो हमारा आंसर यहां बनता है डी। तो अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो क्या है, फिर से वही बात हमारे सामने आती है, ऑल्टरनेट कर रहा है। मैंने क्वेश्चन इस तरह के ही चूज करे हैं कि आपको जो फ्लो है वो बना रहे। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा दिए जहां पर जो वैल्यू ऑफ टर्म है और जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं। लेकिन पहले दो क्वेश्चन जो थे वो ए एम और ए एन यानी कि पदों के मान के ऊपर थे। लेकिन ये क्वेश्चन था जहां पर हम एक एपी के पहले कुछ पदों के सम की यानी कि योग की बात करते हैं। यहां पर भी लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, यहां पर भी ऑल्टरनेट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पी टर्म्स का जो सम था वो क्यू था और क्यू टर्म्स का सम जो था वो पी था। तो फिर अगर पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना हो तो क्या आंसर होगा, सिर्फ आपको नेगेटिव लगा के पी प्लस क्यू कर और कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास 7 टर्म्स हैं और उनका सम जो है वो 5 है और जो 5 टर्म्स है उसका सम जो है वो क्यू है, तो फिर 7 + 5 टर्म्स का सम क्या होगा, तो भाई इसका आंसर हो गया 7 + 5 12 और नेगेटिव का 12 यानी कि -12। बस ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस सबको यहां से मिटा देते हैं। आपका अगला सवाल आता है, अब यहां पर इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूं, आपको मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। आपके पास जब भी एपी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो 2 चीजें कई बार यूज करते हैं। जैसे कि पहली चीज वो यूज करते हैं, ए यानी कि nth टर्म, और दूसरी चीज वो यूज करते हैं एस एन यानी कि पहले n पदों का योग। ठीक है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। जब भी आपके पास में कोई nth टर्म आती है, कोई nवा पद आता है, आप हमेशा इस बात को नोटिस कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि nवें पद का जो एक्सप्रेशन होता है, जो इसको लिखने का तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है। कहने का मतलब जब भी आपको an लिखा मिलेगा वो 3 + 5n n + 2 या फिर 3n + 1 हमेशा लीनियर फॉर्म में ही मिलेगा। लीनियर का मतलब जो डिग्री होती है वो हमेशा 1 होती है। लेकिन जब हम एसएन की बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम एसएन की बात करते हैं तो एसएन जो है उसका एक्सप्रेशन हमेशा 2 डिग्री होल्ड करता है, यानी कि उसकी डिग्री 2 होती है। जैसे कि यहीं पे आप नोटिस कर सकते हैं 3n² 5n, या फिर अगर कभी और मिले तो आपको उसमें डिग्री 2 ही मिलेगी, जैसे कि n² + 1। यही है पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जिसको कि आप देखते ही समझ सकते हो कि आपको an दिया है कि sn दिया है।
या फिर अगर आपसे एन या एसएन निकालने को कहा गया है तो आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि जो एन आएगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म में आएगा, डिग्री 1 होगी, और जो एसएन आएगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा और उसकी डिग्री 2 होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसी बात कर रखी है, इन्होंने हमें एक एसएन दिया हुआ है और हम देख सकते हैं कि उसकी डिग्री यहां पर 2 है, और ये हमसे पूछता है सीधे सीधे एक सवाल कि अगर जो एस एन है वो 3n² प्लस 5n है तो बताइए कौन सी टर्म 164 होगी। क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है, अगर हम करना चाहें तो बहुत ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, हम अगर मैं इस एपी की सिर्फ 2 टर्म निकाल लूं तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास में s1 आ जाएगा और s1 की वैल्यू 3 + 5 यानी कि 8 होगी। अब s1 होता क्या है भाई? s1 जो होता है वो a1 होता है, यानी कि पहला पद होता है। यहीं पर अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो मुझे s2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहां मैं पुट कर दूंगा 2 तो यह आ जाएगा 3 × 4 + 5 × 2, और मेरे पास आंसर आता है यहां पर 12 और 10 22। अब ये S2 क्या है बेटा? S2 जो होता है वो पहले 2 पदों का योग होता है, यानी कि यहां पर है 22। अब अगर मुझे यहां पर A2 निकालना है तो मैं 22 में से A1 यानी कि 8 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में यहां पे आंसर कितना बच जाएगा? 14। ये है मेरा सेकंड टर्म। जैसे मुझे फर्स्ट और सेकंड टर्म मिल जाते हैं तो मुझे A का मान मिल गया, A का मान 8 हो गया, मुझे D का मान मिल गया, D का मान 6 हो गया। जब मुझे A और D पता है तो मुझे क्या करना है? मुझे 64 टर्म कौन सी है फाइंड आउट करना है, मुझे n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे? an वाला। तो 164 164 इक्वल टू 8 प्लस n जो कि फाइंड करना है इनटू में d यानी कि 6। तो फिर क्या कर दें, इसको हम 8 को शिफ्ट उधर करेंगे तो मेरे पास आएगा 156, ठीक है, और यहां से n - 1 आप इस 6 को नीचे भेज देंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने पे आपको क्या मिलता है? 12 जो है वो 2 बार कट जाएगा, 36 जो है वो 6 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 26। वहां से एक आपने यहां शिफ्ट कर दिया तो आंसर आ गया आपका 27। तो फिर आप बोलेंगे सर फिर ये क्वेश्चन कराया क्यों? तो सबको आता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि ये इस क्वेश्चन को करने का एक आसान और सिंपल तरीका तो है, लेकिन जब भी हमें एसएन दिया जाता है हम एक फॉर्मूला ये तरीका यूज नहीं करते। इसके लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर आया था 27, बट अभी हम उस तरीके की बात नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लास काफी लंबी हो रही है, अभी हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए हैं, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं फ्रेंड्स आपके अगले सवाल पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सा इसमें एक आपको चीज मिलने वाली है, एक बड़ी ही बढ़िया बात आपको याद रहेगी इस क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है एक एपी है और उसमें जो सम ऑफ 24 टर्म्स है वो आपको फाइंड करनी है, लेकिन जो आपको दी हुई वैल्यू है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जरा यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं और फिर क्वेश्चन में जो एक बड़ी ही अच्छी सी बात छुपी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि A1 प्लस A5 प्लस A10, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस A15 प्लस A20 और प्लस A24 जो है वो 225 है। क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, हमें यहाँ पर 24 टर्म की बात करी हुई है, यानी कि एक एपी है, हमें उसमें सिर्फ 24 टर्म्स के बारे में ही सोचना है। एक बड़ी नॉर्मल सी चीज, लेकिन अब मैं इसको बताता हूं कि ये है क्या चीज। हम अगर एक एपी में जो टर्म्स ले रहे हैं उनको शुरुआत से जितना दूर लोगे उतना ही दूर आखिरी से लिया जाए तो उनका योग जो होता है वो हमेशा a प्लस एल के इक्वल होता है, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद के इक्वल होता है। फिर समझाता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक एपी है, उसमें 10 टर्म्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं इस एपी की शुरुआत से तीसरा पद लूं और आखिरी से भी तीसरा पद लूं, यानी कि अगर मैं A3 प्लस A8 करूंगा तो वो प्रथम पद और अंतिम पद के योग के इक्वल ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं कि भाई मैं तीसरा पद नहीं ले रहा, भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं शुरुआत से दूसरा पद और आखिरी से दूसरा पद लूं, तो यहां पर A2 और A9 का भी जो सम है वो भी 1 प्लस 10 टर्म यानी कि पहले पद और आखिरी पद के ही इक्वल आएगा। तो फिर क्या करना चाहिए इसके अंदर?
यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके चलता हूं तो देखिए जरा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अब जो मैंने चीज आपको समझाई थी उसको प्रॉपर लिखना चाहूं तो अगर एक एपी है जिसमें कि n टर्म्स हैं हमारे पास, तो फिर a के प्लस a ऑफ n माइनस के प्लस 1 जो होगा वो हमेशा a प्लस एल के इक्वल होगा। यानी कि शुरुआत से और आखिरी से समान दूरी पे होने वाले पदों का जो योग होता है वो हमेशा प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर आता है। तो क्या करा जाए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 24 पद है तो ये पहला पद है और ये आखिरी पद है। अगर मैं a1 प्लस a24 को एक साथ रख लूं, फिर यहां से ये शुरुआत से 5वां और ये आखिरी से 5वां, तो ये भी ऐसे ही पदों का योग बन जाएगा। और फिर शुरुआत से 10वां और आखिरी से 10वां, तो ये भी आपको a10 और a15 दे देगा। कहने का मतलब हुआ इन दोनों के बदले आप a प्लस एल लिख सकते हो, इनके बदले आप a प्लस एल लिख सकते हो और इनके बदले भी आप a प्लस एल लिख सकते हो। तो आपको मिलता है थ्राइस ऑफ a प्लस एल इज इक्वल्स टू 225 और यहां से a प्लस एल जो है वो आपको मिल जाएगा 225/3 यानी कि 75। ठीक है, अब मुझे यहां से अगर a प्लस एल 75 मिल जाता है और अगर मुझे s ऑफ 24 निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एन अपॉन में 2 a प्लस एल यानी कि 12 गुणा 75। तो 12 पंजे 60, 6 गया वहां से दे, 12 से 84 और 6 90। आपका आंसर है 89। तो फ्रेंड्स ये था एक कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास को मैं फिनिश करूंगा। काफी लंबी क्लास हो गई आज की, हमने सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर पाए हैं, 5 ही चीजें हमने पढ़ पाई हैं और इसीलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो भी बाकी हैं हमारे पास में उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है वीडियो इस चीज के लिए काफी सफल है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।